वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट एरिया, बेंगलोर। 31 जुलाई की शाम पुलिस को इस एरिया में एक महिला का शव मिला था। महिला को देखकर लग रहा था कि वो किसी संपन्न परिवार से है। महिला की बॉडी पर टाइटन रागा की घड़ी, जेलस 21 की जीन्स और ब्रांडेड शूज थे। महिला पर कई बार चाकू से वार किया गया था और उसके सर पर भी चोट के निशान मिले थे। पुलिस इस केस को सुलझाने में करीब 1 महीने तक उलझी रही और आखिरकार महिला की घड़ी, जीन्स और सैंडल्स ने ही इस हत्या के खुलासा करने में मदद की। पुलिस ने जब लाश की शिनाख्त करवानी शुरू की तो कई लोग सामने आए, लेकिन असल मामला सामने नहीं आ पा रहा था। इसी वजह से केस को सॉल्व करने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग गया। महिला के चेहरे और उंगली की अंगूठी को देखकर वरिष्ठ अधिकारियों का कहना था कि हो सकता है ये महिला नॉर्थ इंडिया या बंगाल की हो। केस का खुलासा तब हो पाया जब पुलिस ने केस की छानबीन के लिए कोलकाता टीम भेजी और वहां जाने पर उनको एक मिलता जुलता गुमशुदा महिला का केस मिला। इस महिला का नाम था पूजा सिंह डे, जो कि एक फैशन मॉडल इवेंट मैनेजर थी और उसके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। उसके पति संदीप डे ने यह बताया कि 1 अगस्त को उसको पूजा के मोबाइल से एक मैसेज मिला था जिसमें उसने 5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करने को बोले थे। संदीप ने कंफर्म करने के लिए पूजा के फोन पे वापस कॉल किया, मगर फोन उठा नहीं और बाद में फोन बंद आने लगा। संदीप को कुछ शक हुआ, जिसके चलते उसने कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में पूजा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पूजा के मोबाइल कॉल और ईमेल की जानकारी निकालने के बाद पता चला कि गायब होने से पहले उसने एक कैब में यात्रा की थी और इस कैब का चालक था हैगन अली क्रॉस निवासी 22 वर्षीय नागेश। नागेश से पूछताछ करने पर उसने बताया कि एक शाम पहले पूजा ने उसकी कैब बुक की थी, मगर जिस दिन वो गायब हुई उस दिन के बारे में उसको नहीं पता। पूजा परंपना अग्रहार के एक लॉज में रुकी हुई थी। 30 जुलाई की रात उसने नागेश के कैब में यात्रा की थी। 30 की रात 11:30 बजे नागेश ने पूजा को उसकी लॉज में ड्रॉप किया था और फिर वहां से वो चला गया था, जबकि पुलिस को पूजा की लाश 31 की रात मिली थी। पुलिस के पास इसका भी सबूत था कि नागेश ने पूजा को 30 की रात ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद पूजा की हत्या अगर हुई तो किसने की थी? नागेश पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट था। उससे कड़ाई के साथ पूछताछ करने पर उसने असली कहानी बयां की। उसने बताया कि 30 जुलाई को जब उसने पूजा को उसकी लॉज में छोड़ा था तो पूजा ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि क्या वो अगली सुबह 3:30 बजे उसको लेने आ सकता है। असल में पूजा को अपनी वापसी की फ्लाइट पकड़नी थी और वो कैब बुक करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने नागेश से डायरेक्ट कांटेक्ट किया और नागेश भी तैयार हो गया। उस रात नागेश लॉज के बाहर ही अपने कार में सो गया और 31 की सुबह उसने पुलिस को उसकी लॉज से पिक किया। नागेश ने अपना प्लान पहले से ही बना रखा था। पूजा के पहनावे और हाव भाव को देखकर उसको यह अंदाजा हो गया था कि वो बहुत पैसे वाली होगी और अगर वो उसको लूट लेता है तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। पीछे की सीट पर बैठी पूजा की जब आंख लग गई तो पहले नागेश ने उसके सिर पर जैक से वार किया। जब पूजा बेहोश हो गई तो कार को एक सुनसान इलाके में ले गया और पूजा के साथ लूटपाट की। इसी बीच पूजा को होश आ गया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिससे नागेश डर गया। जैसे ही पूजा ने भागने की कोशिश की, नागेश ने उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ 22 वार किए, जिससे कि पूजा की मृत्यु हो गई। पकड़े जाने के डर से नागेश ने पूजा का चेहरा भी बिगाड़ दिया, जिससे कि उसकी लाश की शिनाख्त ही न हो पाए। पूजा को मारने के बाद नागेश को पूजा के पर्स से सिर्फ 500 रुपये मिले थे। पुलिस को जैसे ही लाश की सूचना मिली, उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चेहरा पहचान में ना पाने की वजह से पुलिस को केस को सॉल्व करने में लंबा समय लगा। पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूजा की घड़ी, जीन्स और सैंडल से की थी और इसके लिए उन्होंने इस ब्रांड्स के कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑनलाइन शॉप्स में भी पूछताछ की थी, मगर कुछ मिला नहीं, जिससे कि पुलिस को यह अंदाज़ा हो गया कि पूजा लोकल इलाके की ना होकर वेस्ट बंगाल की है। और फिर पुलिस ने 2 टीम बंगाल भेजी। वहां दर्ज हुई कंप्लेंट्स की तफ्तीश करने पर पता चला कि न्यू टाउन के पुलिस स्टेशन में एक मिलता जुलता मामला दर्ज है। पुलिस ने वापस आकर बेंगलोर में पूछताछ की। 2 दिनों में पूजा कहाँ कहाँ गई, किन किन लोगों से उसने मुलाकात की और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस तरह के ट्रांसपोर्ट का पूजा ने इस्तेमाल किया, इन सब की छानबीन की गई तो पता चला कि 30 जुलाई को पूजा ने नागेश की कैब का इस्तेमाल किया था और जो मैसेज पूजा के फ़ोन से 2 दिन बाद भेजा गया था उसकी लोकेशन और नागेश की लोकेशन एक ही थी, जिसके बाद पुलिस ने नागेश को गिरफ्तार कर लिया।
इस पूरे केस को सुलझाने वाले उस समय के पुलिस ऑफिसर बी राममूर्ति को फरवरी 2020 में कर्नाटक के बेस्ट पुलिस ऑफिसर के अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड उनको पुलिस कमिश्नर भास्कर राव और दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार ने दिया था। राममूर्ति जब उस समय बागलूर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, तो इस घटना को याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर केस को कैसे सूझबूझ के साथ सॉल्व किया। मैंने अपनी नाइट शिफ्ट पूरी की थी और सो रहा था। 1 घंटे के भीतर मुझे कॉल आया और मैं मौके पर पहुंच गया। एफएसएल के अधिकारी और स्नैफर डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुके थे। कुछ मीटर दूर एक कार के टायर के निशान मिले। जिस सड़क पर लाश मिली थी वो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बैक गेट की ओर जाती है। ये सड़क एकांत में है और कुछ गांवों से होकर गुजरती है। किआईए जाने वाले यात्री आमतौर पर टोल प्लाजा से बचने के लिए इस सड़क का उपयोग करते हैं। ब्रांडेड जीन्स और टाइटन घड़ी के साथ हमारी जांच 4 अलग अलग दिशाओं में शुरू हुई। जीन्स पर मिले बारकोड का उपयोग करके यह पता लगाना था कि जीन्स कहां से खरीदी गई थी। टाइटन घड़ी के मॉडल और उसे कहां बेचा गया था यह पता लगाना। इलाके के सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करना और देश भर में दर्ज गुमशुदगी की शिकायतों को ट्रैक करना। करीब 20 अधिकारियों को 10 टीमों में बांटा गया और जानकारी जुटाने का काम शुरू किया गया। जांच में शामिल एक पुलिस कांस्टेबल बताता है, मुझे यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि उस विशेष मॉडल की कितनी टाइटन घड़ियां बेची गई थीं। हमने पाया कि देश में ऐसी करीब 1400 घड़ियां बेची गई थीं और हमने सभी के संपर्क नंबर एकत्र किए और व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई। हमने सभी को जानकारी भेजी, हत्या का जिक्र करते हुए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2 अन्य अधिकारियों ने पाया कि उस ब्रांड की 14,000 जोड़ी जीन्स दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेची गई थी, जिनमें से 800 पीड़िता के आकार से मेल खाती थी। एकत्र किए गए फोन नंबरों पर भेजे गए संदेशों से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में एक स्विफ्ट कार को उस इलाके से गुजरते हुए दिखाया गया था, लेकिन कम रोशनी के कारण उसका रजिस्ट्रेशन प्लेट स्पष्ट नहीं था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने ऑनलाइन स्टोर्स की भी जांच की। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई कॉमर्स वेबसाइट से पिछले 2 साल में इसे खरीदने वाले ग्राहकों का विवरण लिया। बेंगलोर से जुड़े कोई गुमशुदगी के मामले नहीं मिले। हमने टाइटन घड़ी के सभी ग्राहकों को फोन किया, जिनमें से 250 नंबर या तो स्विच ऑफ थे या पहुंच से बाहर थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने केआईए अधिकारियों से भी संपर्क किया और 29, 30 और 31 जुलाई को अपनी फ्लाइट पर नहीं पहुंचने वाले यात्रियों का विवरण भी मांगा। लाश मिलने के 7वें दिन बागलूर पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल को सूचना मिली कि एक महिला की हत्या करके उसके शव को केआईए के पास फेंक दिया गया था और इन्फॉर्मर को शक है कि उसके पति ने यही काम किया था। राममूर्ति याद करते हुए कहते हैं, हमने राहत की सांस ली। जल्द ही हमने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ के कुछ मिनटों में ही उसने स्वीकार कर लिया कि उसने नीलसंद्रा में अपनी पत्नी की हत्या की थी और शव को एयरपोर्ट के पास फेंक दिया था। हमने सोचा कि हमने मामला सुलझा लिया है और उसे उस जगह ले जाने के लिए कहा जहां उसने शव फेंका था। हमें तब आश्चर्य हुआ जब वो हमें एक अलग स्थान पर ले गया। हमने सोचा कि वो हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन स्थानीय निवासियों ने पुष्टि की कि 1 हफ्ते पहले यहां एक लाश मिली थी और सीतलघट्टा पुलिस स्टेशन ने एक मामला दर्ज किया था। वो मामले को एक अज्ञात लाश के रूप में बंद करने वाले थे, मगर हमने आरोपी को पुलिस स्टेशन ले जाकर सौंप दिया। राममूर्ति ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, हम खुश थे कि हमने थोड़े प्रयास से एक हत्या का मामला सुलझा लिया है, लेकिन जो मामला हमने दर्ज किया था वो कहीं नहीं जा रहा है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट भीमा शंकर के अलावा किसी ने हम पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हमसे कहा कि उन्हें विश्वास है कि टीम मामले को सुलझा लेगी। इस बीच राममूर्ति को दूसरे केस के सिलसिले में कोलकाता से एक पुलिस अधिकारी के फोन आने लगे। ये केस एक चोर का था जिससे कर्नाटक में 50 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया था। फोन इसलिए आ रहे थे क्योंकि कोलकाता पुलिस को शक था कि इसी चोर ने कोलकाता में भी चोरी की थी। राममूर्ति ने कहा, मैंने उन्हें बताया कि हम लोग अभी एक मर्डर केस में व्यस्त हैं और बात कुछ ऐसी ही आगे बढ़ी कि यही केस का टर्निंग पॉइंट बन गई। कोलकाता के पुलिस ऑफिसर ने बताया कि 1 हफ्ते पहले सौदीप नाम के एक व्यक्ति ने अपने पत्नी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनकी पत्नी बैंगलोर गई थी और तब से लापता है। मैंने मृतका की फोटो उसको भेजी और सौदीप का नंबर भी लिया। इस बीच राममूर्ति को दिल्ली के अली नाम के एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने कहा कि उसने टाइटन घड़ी खरीदी थी, लेकिन इसे अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया था। राममूर्ति ने अली को लाश की तस्वीरें भेजी। अली ने पुष्टि की कि उसकी दोस्त पूजा सिंह डे है। अगले कुछ मिनटों में राममूर्ति को यह भी पुष्टि हो गई कि पूजा सौदीप की पत्नी थी, जिनकी शादी को 7 साल हो गए थे। अली से बात करके यह भी पता चला कि पूजा अली के साथ रिश्ते में थी
और इस बारे में सौदीप को कुछ नहीं पता था। लाश की पहचान होने का मतलब था केस आधा सुलझ चुका था। पूजा की कॉल डिटेल्स और होटल का पता लगाने के बाद यह भी पता चल गया कि उसे नागेश नाम का एक ड्राइवर छोड़ने और लेने आया था। नागेश ने पूजा का ट्रॉली बैग और वैनिटी बैग लूट लिया था और वैनिटी बैग को अपनी बहन को दे दिया था। वो पूजा के डिजिटल वॉलेट से 14,000 रुपए निकालने में भी कामयाब हो गया था और उसके अलावा उसने 500 रुपए कैश, एटीएम कार्ड और कुछ अन्य सामान भी निकाल लिया था। नागेश की गिरफ्तारी 23 अगस्त 2019 को की गई थी। चिकबल्लापुर जेल में रहते हुए उसे कभी जमानत नहीं मिली। पुलिस ने 15 मार्च 2021 को मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी। जब मुकदमा शुरू होने वाला था तो नागेश की न्यायिक हिरासत में फूड पॉइजनिंग के चलते मृत्यु हो गई। उसकी मौत के कारण केस को बंद कर दिया गया।